Hello everyone, welcome to my channel Let's Love Physics, and today we are going to have a discussions on motion of a body with variable mass. ठीक है, रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां हमारा सिस्टम, हमारा बॉडी मोशंस में होता है और मोशंस के दौरान मासेस को लूज़ करता चला जाता है। उस केसेस में जो उसका डायनेमिक्स होगा, इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स क्या होगा, क्योंकि आपने इससे पहले कांस्टेंट मास के इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स को पढ़ लिया है। जैसा कि मैं जानता हूँ, अगर सिंपली डिफाइन करूँ कांस्टेंट मास के डायनेमिक्स को, तो आप सिर्फ लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू क्या चीज़, dP बाई dt कर सकते हैं। और इसी को जब आप सॉल्व करते हैं तो F इक्वल टू जो है m इंटू एक्सेलरेशंस a आ जाता है। तो दिस इज़ द डायनेमिक्स ऑफ, दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ ए मास पॉइंट विथ कांस्टेंट मास। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेशंस जो हैं किसके डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करता है, ये डायनेमिक्स के, ये कांस्टेंट मास, ठीक है, कांस्टेंट मास के डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कांस्टेंट मास के डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करता है। इसलिए ऐसा कोई भी रियल लाइफ केसेस जहां मासेस कांस्टेंट है, उस केसेस में आप एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी, सारे चीज़ें निकाल सकते हैं इस डायनेमिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके, जैसा मैंने पहले अपने एग्जांपल्स में किया भी है। लेकिन ऐसे केसेस को आज हम डिस्कस करेंगे जहां मोशन ऑफ ए बॉडी जो है, बॉडी के मोशंस के दौरान बॉडी अपने मासेस को या तो लूज़ कर रहा होता है या गेन कर रहा होता है। तो ये एक वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो चलिए देखें इसके बारे में। देयर आर मेनी केसेस इन विच द मास ऑफ ए बॉडी वेरीज इन द प्रोसेस ऑफ मोशंस ड्यू टू द कंटिन्यूअस सेपरेशंस और एडिशंस ऑफ मैटर लाइक रॉकेट, फ्लैट कार बीइंग लोडेड इन मोशंस। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां मोशंस के दौरान ही आपके सिस्टम का, आपके बॉडी का मास या तो घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है। और ऐसे केसेस में अगर आप उसके डायनेमिक्स को स्टडी करना चाहेंगे तो ये जो इक्वेशंस है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ए कांस्टेंट मास, इसका इस्तेमाल करके तो आप बिल्कुल ही इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी दिशा में हमारा ये लेक्चर है। लेट्स मूव ऑन। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए वेरिएबल मास के केस का, तो रॉकेट इज़ ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, जहाँ रॉकेट जब ऊपर की ओर जाता है तो जाने के दौरान वो क्या करता है कि हैवी अमाउंट ऑफ मासेस एग्जॉस्ट गैस के रूप में नीचे की ओर रिलीज़ करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है, उसका एक प्रोपोर्शन ऑफ मासेस बाहर की ओर रिजेक्ट होता है। तो उसका जब मोशन ऑफ डायनेमिक्स जब आप उसको स्टडी करेंगे तो उसको किस कंसेप्ट के थ्रू करेंगे, F इक्वल टू m तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट मास के लिए अप्लाइज होता है। या नहीं तो जैसे कि आप इस केस को देखिए, यहाँ क्या है कि एक फ्लैट कार है, एक फ्लैट कार आप देख रहे हैं, कार है जो एक सरफेस पे पड़ा हुआ है और इस कार में कुछ सैंड्स रखे हुए हैं। देयर आर सम सैंड्स इनसाइड द कार और इसमें क्या है, एक होल है। जब ये फ्लैट कार पे एक फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स F लगता है तो ऑब्वियसली वो मोशन में आएगा, उसकी एक अपनी वेलोसिटी होगी v। अब इस मोशन के दौरान क्या हो रहा है कि इस छेद से, इस होल से क्या हो रहा है कि सैंड जो है सो नीचे की ओर स्पिल कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। स्पिल करने की वजह से क्या होगा कि इसका मास क्या होगा, तो वैरी करेगा। तो यही केस यहाँ है कि सैंड्स स्पिल्स थ्रू द होल एट द बॉटम ऑफ द कार्ट लोडेड विद द सैंड वाइल इन मोशन। तो ये भी एक वेरिएबल मास केस हुआ। ऐसे केसेस में जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि ये एक आपका कार्ट है, दिस इज़ ए कार्ट। अब ये कार्ट पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स F लगा, इस फोर्स F की लगने की वजह से क्या हुआ, ये कार्ट मोशन में आया, इसकी एक अपनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v के साथ ये मोशन में आया। जब ये मोशन में आया तो इस पर क्या हो रहा है कि यहाँ से होपर से सैंड जो है सो इस पर फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो मास, इनिशियल मास तो फ्लैट कार का m0 था, लेकिन जब वो मोशन में है उस दौरान क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो है सो सैंड गिर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस फ्लैट कार की क्या वेलोसिटीज़ होगी या क्या एक्सेलरेशन होगा, तो आप झट से F इक्वल टू ma या F इक्वल टू dP बाई dt का इक्वेशन सोचोगे, लगा लेंगे, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो जो इक्वेशंस हैं वो ऐसे सिस्टम्स के डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसका मास कांस्टेंट होता है। यहाँ जो आप सिस्टम देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सिस्टम का मास वैरी कर रहा है। सो वी कैन नॉट यूज द डायनेमिक्स इक्वेशन, द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ए कांस्टेंट मास का हम इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। तो आखिर हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग वही जानेंगे। सो दिस हियर इज़ आवर टास्क
our task is to determine the equation of motion of such body। ऐसे बॉडीज़ का इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होगा, हम इसी को स्टडी करेंगे अपने इस लेक्चर में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ देखिए, ये रहा मेरा स्पेस। हेयर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ बॉडी, मूविंग बॉडी ए आप देख रहे हैं। दिस इज़ अ मूविंग बॉडी ए। मैं बाउंड्री यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। इस मूविंग बॉडी ए का जो मास है वो m है, और ये किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे इसकी अपनी एक वेलोसिटीज़ है। हम मान लेते हैं v वेलोसिटीज़ है, ठीक है, आप मान सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो यहाँ लिखा है कि सपोज दैट एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम द मास ऑफ द मूविंग बॉडी इज़ m। इस मूविंग बॉडी का जो मास है वो m है, एंड द मास बीइंग एडेड और सेपरेटेड हैज़ ए वेलोसिटी u रिलेटेड टू द गिवन बॉडी। मतलब इस बॉडी का तो मास आपको m मेंशन्ड है, साथ साथ एक छोटा सा इंक्रीमेंटल मास भी है जो उस टाइम इंस्टेंट t पे जिसकी वेलोसिटी क्या है, u है, रिलेटिव टू द गिवन बॉडी। मतलब इस बॉडी के रिस्पेक्ट में, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये जो मास आप देख रहे हैं डेलम, ठीक है, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इस डेलम मास की वेलोसिटी u है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है। याद रखिएगा u क्या है, तो u है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है ये, रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। u इज़ रिलेटिव वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये जो मास आप देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इस मास का u है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये बॉडी भी मूविंग है, बॉडी ए मूविंग है, हमने माना है v वेलोसिटी के साथ ये बॉडी मूविंग है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये जो मोशन में है, इस मोशंस को हम डिफरेंट फ्रेम में ऑब्जर्व करने का हमारे पास जो है मतलब स्वतंत्रता है। वी कैन ऑब्जर्व इट इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसे फ्रेम में इस पूरे मोशंस को, ये जो मोशन की घटना हो रही है, इस पूरे मोशन को हम एक ऐसे फ्रेम में बैठ के एनालाइज करेंगे जिसका नाम हमने रखा है के फ्रेम, जिसका वेलोसिटी, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल टू द बॉडी ए एट द गिवन मोमेंट ऑफ टाइम टी। मतलब जिस वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रही है टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें मैं बैठ के इस घटना को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, उसकी भी वेलोसिटी उस टाइम ऑफ इंस्टेंट पे क्या होगी, तो v ही होगी। तो चलिए हम लोग उस फ्रेम को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमने एक एक्सिस ले लिया, यहाँ से एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा के फ्रेम हो गया। क्या हो गया, के फ्रेम हो गया। और ये जो फ्रेम है, ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी क्या है टी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, v है, और हम इसी फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे एज्यूम करिए, तो सपोज करिए कि ये रहा मैं, ठीक है, ये रहा मैं इसी फ्रेम में बैठ करके जो है अब इस मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं भी इस के फ्रेम के साथ v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, और ये मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि इस मेरे रिस्पेक्ट में या इस के फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, ये बॉडी क्या है, तो रेस्ट में है, ठीक है। द बॉडी ऑफ ए, द मूविंग बॉडी ए, जो कि ए मूव कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ थी। हमने एक ऐसा फ्रेम इंट्रोड्यूस कर दिया जो उस बॉडी ए के वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है। तो उस फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर को बॉडी ए भी क्या लगेगी, रेस्ट में लगेगी, ठीक है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इस बॉडी को रेस्ट में ऑब्जर्व करें। हमने उस फ्रेम में बैठ के उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, के फ्रेम में बैठ करके, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो टी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे था, अब टी प्लस डी टी टाइम में, मतलब डी टी ड्यूरेशंस के बाद, आफ्टर ड्यूरेशन डी टी, क्या हुआ, आफ्टर ड्यूरेशन क्या, डी टी ड्यूरेशंस के बाद घटना क्या हुई कि ये मास, चूँकि इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी था इस बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी टाइम में ये मास जा कर के इसके साथ चिपक गई, ठीक है, या इसके साथ ऐड हो गई, ठीक है। तो ऐड जब हो गई ये मास, तो हमने ये कहा कि टी प्लस डी टी, एट टाइम टी प्लस डी टी में क्या हुआ कि ये जो मेरा m मास था जिसकी वेलोसिटी v थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस मास के फ्रेम ऑफ मास बॉडी के सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। तो दोनों को, तो जब आप दो बसेस में बैठे हों और दोनों बसेस अगर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी, तो आपको क्या लगेगा, उसमें बैठे हुए पैसेंजर को लगेगा कि दूसरा बस भी रुका हुआ है,
ठीक है, सेंस ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको। तो अब देखिए कि t प्लस डी टी टाइम में ये मास आकर के इसके साथ ऐड हो गई, और इस एडिशंस के बाद हमने ये एज्यूम किया कि dv वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है ये बॉडी ए गेन किया, दिस इज द बॉडी ए, ठीक है, एंड इट गेन्स द वेलोसिटी dv आफ्टर द एडिशन ऑफ मास डेलम, ठीक है। मतलब अब अगर आप देखें, नाउ सपोज दैट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t टू t प्लस डी टी, ठीक है, मतलब डी टी ड्यूरेशंस में बॉडी ए एक्वायर द मोमेंटम, ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है टी प्लस डी टी ड्यूरेशंस में हमने ये कहा कि जो आपका बॉडी ए था एम मास का, उसकी वेलोसिटी डी वी अमाउंट्स ऑफ इंक्रीमेंट की, डी वी अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट ये कौन ऑब्जर्वर नोटिस कर रहा है? जो आपका इस के फ्रेम में बैठा हुआ है, ठीक है, सेम ऑब्जर्वर जो मैं कह रहा था, ये के फ्रेम है, ठीक है, इसमें बैठे हुए ऑब्जर्वर को अब क्या लगा, पहले लगा कि ये बॉडी रेस्ट में है, अब क्या लगेगा कि ये बॉडी जो है सपोज करिए डीवी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को गेन किया। तो ये जो डीवी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी गेन किया इस बॉडी ए ने, इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या हुआ, क्या मोमेंटम एक्वायर किया, m इंटू डी वी मोमेंटम एक्वायर किया, किस की फ्रेम के रेफरेंस में, के फ्रेम के रेफरेंस में। याद रखिए मोमेंटम एक फ्रेम डिपेंडेंट चीज़ है। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पिक्चर को मॉनिटर किए रहते, यहाँ जो पिक्चर है, तो आपको बॉडी ए के पास भी मोमेंटम थी क्योंकि वो भी मोशन में था, और जो इंक्रीमेंटल मास डेलम है उसके पास भी मोमेंटम थी। लेकिन आपने क्या किया, एक ऐसे फ्रेम को इंट्रोड्यूस कर दिया जो फ्रेम आपके बॉडी ए के वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही थी। तो आपको क्या लगा उसमें बैठ करके कि बॉडी ए तो रेस्ट में है। अब क्या हुआ कि डी टी ड्यूरेशंस में जब वो डेलम मास आकर के ऐड हो गया आपके बॉडी ए के साथ, तो उस दौरान उस एडिशंस के बाद जो है सो हमने कहा कि डी वी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी उस बॉडी ने गेन किया। कुछ किसने कहा, ये ऑब्जर्वर जो है ये कह रहा है कि मास के एडिशंस के बाद इस मास का, इस बॉडी ए का वेलोसिटी इंक्रीमेंट क्या हो गया, dv हो गया। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या मोमेंटम गेन किया आपका सिस्टम, तो m इंटू डी वी मोमेंटम गेन किया। क्यों मैं डेलम मास को यहाँ नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि डेलम मास जो है वो इनफाइनिटेसिमल मास है, मैं उसका कंट्रीब्यूशन अभी नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ। यानी तो अगर आप कंट्रीब्यूशन मानेंगे भी तो क्या होगा, डेल एम इंटू डेल वी होगा। अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, डेल एम इंटू डी वी, तो ये बेसिकली कितना होगा, इनफाइनिटेसिमल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस होगा। तो आप उसको अभी नेग्लिजिबल मान के चले। मैंने कहा कि मोमेंटम गेन क्या हो गया, एम इंटू डी वी का मोमेंटम गेन हमारा हुआ, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि ये जो मोमेंटम गेन हुआ, मोमेंटम गेन कब होता है, जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होते हैं, ठीक है। मोमेंटम चेंज, आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी यही कहता है कि F इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या चीज़, डेल पी। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, एफ डी टी जो हुआ वो डी पी के बराबर, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, एफ डी टी बराबर डी पी, ये ना हुआ। तो एक तो इसकी वजह से मोमेंटम आपका गेन चेंज हुआ। दूसरा चीज़ क्या है कि मास ऐड हो रहा है, तो जब मास ऐड होगा तो मोमेंटम का गेन होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मास का एडिशन मोमेंटम को गेन करवाएगा, और मास जब सेपरेट होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगी, घटेगी। तो कहने का मतलब ये जो टोटल मोमेंटम जो आपका m इंटू डी वी चेंज हुआ, उसमें दो कंट्रीब्यूशंस हैं, दो कंट्रीब्यूटर है। एक तो जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे होंगे, जो जिसको आप फील्ड फोर्सेस बोलते हैं, और दूसरा मास एडिशन। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। द मोमेंटम गैदर्ड, आपका सिस्टम क्या मोमेंटम गैदर किया भाई, तो आपने देखा कि m इंटू डी वी, ये मोमेंटम मेरा क्या हुआ था, गेन किया था सिस्टम, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम गेन्ड बाय माई सिस्टम आफ्टर द एडिशन ऑफ मास डेलम। तो क्या हुआ कि द मोमेंटम इज गैदर्ड ड्यू टू द एडिशंस ऑब्लिक सेपरेशंस ऑफ मास डेलम। जब एडिशन होगा तो क्या होगा, ब्रिंगिंग द मोमेंटम डेलम इंटू यू, और जब सेपरेशन होगा तो क्या होगा, कैरिंग अवे द मोमेंटम डेलम इंटू यू। तो मतलब यदि आपका मास का एडिशन होगा, मास अगर आपके बॉडी ए के साथ जुड़ेगा तो मोमेंटम क्या आएगा, डेलम इंटू यू मोमेंटम आएगा। और जब मास का सेपरेशन होगा तो कितना मोमेंटम माइनस होगा आपके सिस्टम में, तो माइनस डेलम इंटू यू।
ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि ये अगर मास का एडिशन, अभी जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एडिशन ऑफ मासेस आप देख रहे हैं। अभी मैं सेपरेशन ऑफ मासेस कहूँगा तो क्या बोलूँगा कि इसके अंदर का छोटा सा हिस्सा मास जो है वो बाहर की ओर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी एडिशन ऑफ मासेस कह रहा हूँ, लेकिन आप इस इक्वेशंस में दोनों केसेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कहा कि द मोमेंटम इज गैदर्ड ड्यू टू द एडिशंस और सेपरेशंस ऑफ मास डेलम। तो एडिशन हुआ तो इट एडिशन ऑफ मासेस ब्रिंगिंग द मोमेंटम डेलम इनटू यू, एंड इफ द सेपरेशंस अकर तो इट कैरी अवे द मोमेंटम डेलम इनटू यू, इसलिए माइनस ऑफ डेलम इनटू यू होगा। ठीक है, दूसरा ये तो था कि पहला जो रीज़न था मोमेंटम के गेन, ये जो मोमेंटम गेन हुआ उसके पीछे पहला रीज़न आपने यहाँ पढ़ा, और इसमें एक और पार्ट का कंट्रीब्यूशन है और वो है सराउंडिंग बॉडी एक्सर्टिंग द फोर्स एफ और द एक्शन ऑफ द फील्ड फोर्सेस। क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं इस पे अगर आपका ये सिस्टम है तो इस पे बाहर से फील्ड फोर्सेस काम कर रहे होंगे। फील्ड फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, जो भी फील्ड फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे होंगे, या फिलहाल इसका ये चीज़ मेंशन नहीं है कि वो कौन से फील्ड फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम्शंस है। तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी इसके मोमेंटम में कुछ चेंजेस आया होगा। तो वो जो पार्ट है एफ फोर्स की वजह से जो चेंजेस आया वो क्या हो गया, एफ इंटू यहाँ पे डी टी। तो कहने का मतलब जो टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ एम डी वी, अब इसको लिख सकते हो एफ डी टी प्लस माइनस डेलम इंटू यू। क्या ये सही है या नहीं, इस इक्वेशन को समझ गए कि नहीं। एम इंटू डी वी एक्चुअली में क्या है, तो जो टोटल मोमेंटम चेंज हुआ हमारे सिस्टम का, और टोटल मोमेंटम जो चेंज हुआ उसके पीछे दो रीज़न था। एक तो था कि एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस ऑफ मासेस की वजह से जो मोमेंटम चेंज हुआ। सो ये क्या बता रहा है, ये जो पार्ट है ये कंपोनेंट क्या बता रहा है, इट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ड्यू टू एडिशन और सेपरेशन ऑफ मास। ठीक है, ये एडिशन या सेपरेशन ऑफ मास की वजह से जो मतलब चेंज इन मोमेंटम हुआ उस कंपोनेंट को बता रहा है। और एफ डी टी क्या बता रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द फील्ड फोर्सेस। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फील्ड फोर्सेस, मतलब क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, और इन दोनों का सम ही टोटल मोमेंटम चेंज के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ मेंशन है। अब एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो आप प्लस माइनस डेलम लिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं इसको जो है प्लस माइनस डेलम जो है मैं क्यों नहीं इसको लिखूँ डीएम। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ मासेस है, इस घटना को हम इंक्रीमेंट ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर दूं कि डीएम मासेस इंक्रीमेंट हुआ। अब इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ कि आपका सब्सट्रैक्शन और एडिशंस दोनों को वो रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीमेंट ऑफ मासेस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, कहाँ गया, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस इक्वेशंस को अगर मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू डी वी इज इक्वल टू एफ डी टी प्लस यहाँ पे dm इंटू यू। तो dm एक्चुअली में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो dm रिप्रेजेंट कर रहा है मास, इंक्रीमेंट ऑफ मास। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपका निकल करके सामने आया जो है सो। ठीक है, इस इक्वेशंस को एक स्टेप और मूव करते हैं हम लोग। अगर आप देखें इस इक्वेशंस को तो ये क्या है, ये आ गया आपको m इंटू डी वी इज इक्वल टू एफ डी टी प्लस u इंटू यहाँ पे dm। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो हम इसको dt से डिवाइड कर देते हैं। m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ प्लस यू इंटू dm बाई dt। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशंस ही आपका क्या कहलाता है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा, तो इट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, क्या है ये, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ
ए मास पॉइंट विथ वेरिएबल मास, ठीक है। जब वेरिएबल मास का मास पॉइंट होगा तो उसका इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स क्या होगा, ये होगा। और अगर कांस्टेंट मास का सिस्टम होगा या पॉइंट मास होगा तो उसका इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स क्या होता है, m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कैच इज m इंटू डी वी बाई डी टी, मतलब m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू द फोर्स F, ठीक है। ये होता है आपका जब कांस्टेंट मास होता है तो, ठीक है, कांस्टेंट मास होता है तो। और ये जो होता है जब मास आपका वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है इनिशियल, इस केसेस के अलावा इसमें इस फोर्स F के अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स, ठीक है, रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं। रिएक्टिव फोर्स के कहने का मतलब क्या हो गया कि R जो है ये है आपका क्या चीज़ U इंटू डी एम बाई डी टी, तो ये रिएक्टिव फोर्स है बिकॉज इट डेवलप्स एज ए रिएक्शन और एक्शन ऑफ द मास बीइंग एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इसी को हम रिएक्टिव फोर्स कहते हैं और इसी को हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। थ्रस्ट फोर्स क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए रॉकेट है, इसको तो मैंने अपने कई लेक्चरों में समझाया है थ्रस्ट फोर्स को, लेकिन चलिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट जब अपने अंदर जो आपका फ्यूल होता है रॉकेट के भीतर, और इस फ्यूल को जब वो बर्न करके हाई वेलोसिटीज़ के साथ बाहर की ओर इंजेक्ट करता है गैसेस को, ठीक है, तो गैसेस जब हाई वेलोसिटी के साथ रॉकेट के रिस्पेक्ट में बाहर की ओर इजेक्ट होते हैं, तो ये जो गैसेस जब बाहर निकल रहे होते हैं तो वो उतना ही फोर्स जो है सो रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाते हैं। और यही फोर्स जो ये गैसेस रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। और इसी फोर्स को आप इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहां U क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, एंड dm बाई dt क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मासेस ऑफ रॉकेट। क्योंकि रॉकेट अगर अपने भीतर का फ्यूल बर्न करेगा तो अपने अंदर के मासेस को कहीं ना कहीं वो जो है सो चेंज करेगा, बर्न करके जब बाहर निकालेगा। तो dm बाई dt क्या होगा, रेट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि dm बाई dt की तो अपनी कोई डायरेक्शन है नहीं यार। ये जो dm बाई dt है ये तो वेक्टरलेस क्वांटिटीज़ हैं, डायरेक्शन किसकी है, u की डायरेक्शन, ठीक है, u जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और dm बाई dt क्या है, तो ये एक्चुअली में dm बाई dt जो है ये क्या होगा, अगर मास आपका ऐड होगा, इफ़ मास एडिशन होगा अगर, तो मास एडिशन के केसेस में क्या होगा, तो dm बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और जब मास का इजेक्शन होगा, मास क्या होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है, तो सेपरेशन के केस में dm बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अब देखो ये जो u है, ये जो u है, u क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मास बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द कंसीडर्ड बॉडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ जो रॉकेट का एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है उसकी वेलोसिटी अगर u है, मतलब ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में u है, तो ये वही u है जो है सो। तो अब आप देखिए कि अगर मास का एडिशन होता है तो इसका मतलब क्या है, dm बाई dt पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर u का होगा, जो डायरेक्शन वेक्टर u का होगा वही डायरेक्शन जो है सो रिएक्टिव फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स का वही डायरेक्शंस होगा। और अगर मास आपका सेपरेशन हो रहा है तो dm बाई dt निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी आ जाएगा। तो वो क्या होगा कि जो डायरेक्शंस u का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये हमने डिराइव कर लिया, ये इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिया। क्या डिराइव कर लिया कि m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ प्लस डी एम बाई डी टी इंटू यू। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये है आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ ए मास पॉइंट विथ वेरिएबल मास, ठीक है। वेरिएबल मास के केसेस में जो डायनेमिक्स का इक्वेशन है ये आता है।
यहाँ पे आप समझ जाएं कि u क्या है, इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एडेड और सेपरेटेड मैटर विथ रिस्पेक्ट टू द कंसीडर्ड बॉडी। ठीक है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात आप समझ गए, मैंने पहले पिछले स्लाइड में भी बता दिया। F क्या है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सराउंडिंग बॉडी और द एक्शन ऑफ फील्ड फोर्स, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होंगे वो हो गया आपका फोर्स। तो कहने का मतलब इस इक्वेशंस को एक और नाम दे रखा गया जिसको बोलते हैं मेस्चर्स्की इक्वेशंस। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे दूसरे मतलब इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह में, तो मेस्चर्स्की इक्वेशंस का नाम सुनने में आएगा। ये मेस्चर्स्की इक्वेशंस एक्चुअली में क्या बताता है, तो ये फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ द डायनामिक्स ऑफ ए मास पॉइंट विद वेरिएबल मास बताता है। मतलब उन केसेस को एनालिसिस करने का आपको क्षमता देता है जहां मोशन के दौरान मासेस वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वेशंस यहाँ देखिए, दिस इक्वेशंस इज ऑब्टेन्ड इन वन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। आपने देखा कि मैंने जो ये इक्वेशंस डेवलप किया, ये इक्वेशंस मैंने के रेफरेंस फ्रेम में बैठ के डेवलप किया। ये देखिए, ये इस फ्रेम में बैठ के डेवलप किया, और ये फ्रेम क्या था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। और जो भी फ्रेम्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं उसको हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में, जो भी फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। मतलब अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम में है, और हर वो फ्रेम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम में है। तो ये जो इक्वेशंस आपका मेस्चर्स्की इक्वेशंस आपने डिराइव किया, ये एक्चुअली आपने एक रेफरेंशियल फ्रेम में डिराइव किया जिसको आप के फ्रेम बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी तरह के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे सब में ये इक्वेशंस इक्वली वैलिड होगा। सो इक्वेशन इज वैलिड इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन जब आप जाकर के एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाओगे और तब इस घटना को ऑब्जर्व करोगे तो नॉन इनर्शियल फोर्सेस को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम द फोर्स F, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, अब दोनों फोर्सेस पिक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, स्यूडो फोर्सेस भी पिक्चर में आएगा। सो द फोर्स F इज इंटरप्रेटेड एज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द इनर्शियल फोर्सेस एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए गिवन बॉडी विद द सराउंडिंग बॉडी। फिलहाल तो सिंपल केसेस ही हम लोग देखेंगे जहां हम लोग इस घटना को इनर्शियल फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करेंगे जो है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई होगी मेस्चर्स्की इक्वेशंस। थोड़ा सा और इसको मतलब इलोबरेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये जो इक्वेशंस है मेस्चर्स्की इक्वेशंस या फंडामेंटल इक्वेशंस द डायनामिक्स ऑफ द मास पॉइंट विद वेरिएबल मास, इसमें देखिए तो फोर्स जो है द फोर्स appears as a result of the action that are added और substitute। ये एक्चुअली में जो है सो ये जो है रिएक्टिव फोर्स जो है, दिस इज द रिएक्टिव फोर्सेस। मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि रिएक्टिव फोर्सेस है, या फिर इसको हम लोग थ्रस्ट फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्सेस है वो कहाँ से आता है, तो इट रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ये जो एक्शन दैट द एडेड और सेपरेटेड मास एक्सर्ट ऑन द गिवन बॉडी, जो मासेस हमारे बड़े मास के साथ ऐड होते हैं उसी के एक्शंस की वजह से जो है सो ये फोर्सेस पिक्चर में आते हैं। और मैंने इसके डायरेक्शंस को भी डिस्क्राइब कर रखा है कि इफ़ द मास इज एडेड, मास अगर ऐड होगा तो dm/dt क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो उसमें रिएक्टिव फोर्सेस जो होगा क्या होगा, कंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर u, जैसे मैंने पहले बताया। और मास अगर सेपरेटेड होगा तो dm/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो उस केसेस में वेक्टर r इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। ये तो पहले ही मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल देखिए, एक आदमी है, ही इज स्टैंडिंग ओवर द ट्रॉली केप्ट ओवर द स्मूथ सरफेस। ये ट्रॉली स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इस ट्रॉली में ये आदमी क्या है, तो बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये आदमी क्या करता है, इफ़ द बॉय थ्रोज ए स्टोन टुवार्ड्स द राइट, ये जो है सो राइट की तरफ एक स्टोन को फेंकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट फोर्स। मतलब जो ये r बराबर जो u इंटू dm/dt जो आपने फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ए मास पॉइंट निकाला, तो इस थ्रस्ट फोर्स r क्या था, ये थ्रस्ट फोर्स था, तो यही ना थ्रस्ट फोर्स था। तो इस थ्रस्ट फोर्स का क्या डायरेक्शंस होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ जब इसने एक स्टोन को फेंका तो आपका सिस्टम जो है कौन है, मैन प्लस ट्रॉली आपका सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है मैन
मैन प्लस क्या, तो ट्रॉली, ठीक है। और इसमें से अगर एक मास बाहर की ओर जाएगी तो क्या होगा, मास जो है सो सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ मास का केस है। क्या है ये, सेपरेशन ऑफ मास का केस है, मतलब dm/dt क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और जब dm/dt लेस देन 0 हो जाएगा तो जो वेक्टर r का डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा, तो वेक्टर u के अपोजिट होगा। मतलब स्टोन को अगर रिलेटिव वेलोसिटी राइट में दी गई है, स्टोन को जब फेंका गया तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो राइट में मूव किया, तो थ्रस्ट फोर्स उस सिस्टम पे टुवार्ड्स द लेफ्ट काम करेगा, ठीक है। इट इज़ सो सिंपल। यही सवाल था कि थ्रस्ट फोर्स किधर एक्ट करेगा जब ये एक पत्थर को टुवार्ड्स द राइट इफेक्ट फेंकता है। तो जैसे ही उसने पत्थर को राइट फेंका, मतलब राइट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले पत्थर को फेंका, सेपरेशन ऑफ मास का केस हो गया, dm/dt निगेटिव हो गया। तो आपको पता है कि थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस होगा, निगेटिव साइन ऑफ u, मतलब जो u का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में पत्थर को फेंका गया है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है सो थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार हम लोग इस इक्वेशंस को, जिसको मिस्चर्स्की इक्वेशंस या फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द मास पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। ये देखिए m × dv/dt इज इक्वल टू f d/dt ऑफ u, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं इस इक्वेशंस को गौर से देखा जाए तो m × dv/dt एक्चुअली में क्या हो गया, देखिए m × dv/dt ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन है। और ये क्या है, तो ये टोटल फोर्सेस है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट इंक्लूडिंग द रिएक्टिव फोर्स। इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, ये फोर्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन है। मतलब F इज इक्वल टू कहीं ना कहीं m × a टाइप का ही इक्वेशंस लगता है, इसीलिए कहा गया है कि दिस इक्वेशंस, ये जो आपका इक्वेशंस हैं, इट कोइंसाइड्स इन फॉर्म विद द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द परमानेंट मास पॉइंट, ठीक है। ये है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ परमानेंट मास पॉइंट, ठीक है, परमानेंट मास पॉइंट, ठीक है। तो इसी कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं इसी की तरह लग रहा है, बस इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव फोर्सेस और थ्रस्ट फोर्सेस, जो मास के एडिशंस या सेपरेशंस की वजह से पिक्चर में आता है, ठीक है। सो यहाँ एक चीज़ और समझ लें कि द केस ऑफ वेरिएबल मास हाउएवर, ठीक है, कैन नॉट इंक्लूड द मास m अंडर द डिफरेंशियल साइन। याद रखिए, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं m × dv/dt, इसको आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ से m अंदर ले जाएंगे, तो इसको लिख दीजिएगा आप ऐसे कि d/dt ऑफ यहाँ पे m भी, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो इसी को लिखा गया है कि द केस ऑफ ए वेरिएबल मास हाउएवर कैन नॉट इंक्लूड द मास m अंडर द डिफरेंशियल साइन एंड प्रेजेंट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम। क्योंकि जैसे ही आप अंदर ले जाएंगे तो ये किस तरह का केस हो जाएगा, dp/dt का केस हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि m क्या है, m है वेरिएबल है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए इसने कहा है कि यू कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इक्वेशन एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। इसको आप नहीं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस केसेस को कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में तोड़ दे जो है सो। दिस कैन नॉट बी रिटन एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल मास का केस है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि थोड़ा सा ही डिफरेंसेस हैं आपका परमानेंट मास के डायनामिक्स में और वेरिएबल मास के डायनामिक्स में, कि एक टर्म जिसको आप बोलते हैं रिएक्टिव फोर्सेस, दिस इज़ द रिएक्टिव फोर्सेस, जो एक टर्म है वो इसमें ऐड हो जाता है। क्या चीज़, ये रिएक्टिव फोर्स का जो टर्म है, इसी टर्म से डिफरेंसेस क्रिएट होता है। चलिए अब हम कुछ केसेस देखते हैं, मतलब इस इक्वेशंस को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यू आर हैविंग ए फ्लैट कार, ये जो है क्या है, ये कार है और इस कार में क्या है, सैंड जो है, बालू ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा होल भी है, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट करता है।
इस फोर्स की इन्फ्लुएंस की वजह से ये कार जो है सो इनिशियली v वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये v वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो क्या होगा कि इसके अंदर का सैंड, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी भी वेलोसिटी v हो जाएगी। मतलब इस कार्ट के अंदर जो भी सामान है, जब कार्ट मूव कर रहा है तो कार्ट के अंदर जो भी इंडिविजुअल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो जब इस छेद से, इस होल से जब सैंड बाहर की ओर स्पिल होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ जो सेपरेशन ऑफ मास, ये केस किस चीज़ का कह रहा है, ये केस है आपके सेपरेशन ऑफ मास का केस है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मास का ये केस है। अब सेपरेशन ऑफ मास का ये जो केस है, ये केस एक्चुअली में क्या कह रहा है कि मास सेपरेट तो हो रही है लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस कार्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या है, मतलब u जो है इस केस में क्या है, 0 है, क्योंकि ये कार्ट भी इनिशियली v वेलोसिटी के साथ मूव किया और ये जो आपका सैंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी v ही रह गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब u की वैल्यू 0 हो गई। और जब u की वैल्यू 0 हो गई तो इस इक्वेशंस को जब आप मतलब मोशन इक्वेशन क्या होगा, तो m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या चीज़, f प्लस यहाँ पे u की वैल्यू 0, यहाँ पे dm बाई dt। तो ये क्या हो गया, ये जो पोर्शन हो गया ये कट गया। तो कहीं ना कहीं ये ही जो है, सो दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन which describes the motion of the flat car where the sand is spilling freely out of the hole। आप यहाँ इस केस को देख रहे हैं, यही इसी इक्वेशन से इसी केस जो है सो आपका डिराइव हो जाता है। तो यही इक्वेशन आप लगाएंगे ऐसे केसेस में जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस कार्ट की क्या वेलोसिटी होगी, तो आप सिंपली m इंटू यहाँ पे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, ये जो है ये इक्वेशंस के अप्लाई करेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक दूसरा केसेस देखते हैं। ये केस क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि इफ़ द मास इज स्टेशनरी इन चूजेज रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, और सेपरेटेड मास बिकम स्टेशनरी इन दैट फ्रेम। जैसे सपोज करिए कि ये हॉपर है, ठीक है, इस हॉपर में सैंड जो है बालू भरा हुआ है। अब एक कोई कार्ट है, इसका इनिशियल मास क्या है, m नोड है, ठीक है, इस पर एक फोर्स लगा तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर दी v, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करना स्टार्ट तो कर दिया, इसमें क्या हो रहा है कि टाइम के साथ सैंड जो है इसमें नीचे की ओर आ रहा है, गिर रहा है नीचे की ओर। तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हॉपर तो रेस्ट में है। अगर सपोज करिए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हॉपर जो है, जो सैंड, जहाँ से सैंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 वेलोसिटी के साथ सैंड नीचे की ओर गिर रहा है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखिए, क्योंकि चीज़ें आपको क्या करनी है, आपका जो फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनामिक्स का इक्वेशन जो है, ये जो कह रहा है m इंटू यहाँ पे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, वेक्टर f, ठीक है, और प्लस u इंटू यहाँ पे डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो जो भी भैया ये है, ये सब वेक्टर ही है। तो आपको ये इक्वेशंस क्या कहता है, ये इक्वेशंस आपको कहता है कि ये जो u वेलोसिटी है वो क्या होगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं है, ये जो आपका एडेड या सब्सट्रैक्टेड मास है उसके रिस्पेक्ट में है। तो आप देखिए इस कार्ट के रिस्पेक्ट में सैंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ऑफ यहाँ पे v। क्यों, क्योंकि जब ये कार्ट इधर की ओर v वेलोसिटी से जाएगी तो इस कार्ट के रिस्पेक्ट क्या लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए इस कार्ट में कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ तो उसको क्या लगेगा कि ये जो इसका सैंड का पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, वो इधर की ओर v वेलोसिटी से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ v हो जाएगी। तो जो फंडामेंटल इक्वेशन आपका ऐसा है, f प्लस यहाँ पे u और ये डी एम बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो m इंटू ये डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ v हो गई। तो आप लिखो m इंटू यहाँ पे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू f और यहाँ पे माइनस v यहाँ पे डी एम बाई डी टी। तो इसको उधर ले जाओ तो आप लिख सकते हो कि वेक्टर f इज इक्वल टू m डी वी बाई डी टी प्लस v डी एम बाई डी टी। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो d बाई डी टी ऑफ यहाँ पे m इंटू वी। तो ये आप लिख सकते हो डी पी
भाई यहाँ पे dt। तो आप ऐसे केसेस में यही एकमात्र केस है, इन दिस केस एंड इन ओनली दिस केस द एक्शन ऑफ द फोर्स F, ठीक है, this case and only this case the action of the force F determines the change in the momentum of a variable mass system। इस चीज़ को याद रखिएगा कि केवल यही एक ऐसा केस है जहां action of the force F determines, in this case and only this case the action of force F determines the change in momentum of mass point mass या mass point with variable mass, ठीक है, वेरिएबल मास। तो यही एक ऐसा केस है जहाँ की फील्ड फोर्सेस का जो एक्शन है वो चेंज इन मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है, मतलब F इज इक्वल टू dp/dt जो आता है, जो केवल इसी केस में ऐसा पॉसिबल है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शंस where we have derived the equations of the fundamental equation of the dynamics of a mass point with a variable mass। अब हम लोग उस equations का इस्तेमाल करके कुछ सवाल रॉकेट के बनाएंगे, कुछ सवाल ये फ्लैट कास्ट के बनाएंगे, और फिर हम लोग अपने इस लेक्चर्स को यहीं पे मोमेंटम के कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।